जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम लगे हैं 21 अगस्त को, ठीक है, आपको पता होगा, तो जिसमें आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आपके हिंदी का, क्योंकि आपको पता है हिंदी के कुल 80 क्वेश्चन पूछे आएंगे, ठीक है। उसी को देखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो आपका वन रक्षक हो, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं से संबंधित बनते हैं। तो आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, ही है वीडियो का, ठीक है। इसके हम 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर ही करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आप 50 में से 40 प्लस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सेक्शन होगा, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर लगा है तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, उसमें साथ हमने एक प्ले लिस्ट बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षा क्विक रिवीजन। यहाँ पर जाइए, आपको एक क्विक रिवीजन की बहुत अच्छी सीरीज मिल जाएगी, उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही कम समय में बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हमने 120 क्वेश्चन करवाए, यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों आपको ये हिंदी का, देखिए हिंदी बहुत बेहतरीन रोल निभाएगा, इसलिए आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी, देखिए जो जिस टॉपिक में हिंदी की आपको प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहता पूरे देखिए, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम दोस्तों वो वाला टॉपिक देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदी पे आपका दबदबा होना चाहिए। उसके अलावा हम पेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप जाकर के पेट की भी क्लासेस ले सकते हैं, परंतु इसके एग्जाम के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे दोस्त ये देखिए, आप पे ये क्या है, आपका पहला पैराग्राफ है गद्यांश है, इसमें से आपको छांट के इनके आंसर देने हैं। देखिए पूरा गद्यांश है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। देखिए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताना है कि भैया इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है, ठीक है। जब इसको आप पढ़ेंगे ना, देखिए इसको आप पढ़ेंगे ना कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि भैया उत्साह के बारे में बताया जा रहा है। इसका शीर्षक देखिए, जहाँ पे देखेंगे आप फिर उत्साह बताया गया है, ठीक है। मतलब इन्हीं चीज़ों पे, उत्साह पे ही प्रेरित ये चीज़ें हैं। तो आप जब देखेंगे तो इसका बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। जब भैया आप इसको पूरा पढ़ना शुरू करेंगे ना, जब आप इसको पूरा पढ़ना शुरू करेंगे तो भैया आपको इसी में से आंसर मिलेगा कि भैया कुंती अपने नवजात शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो भैया यहाँ पर देखते हैं, एक कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या, नदी में छोड़कर चली आई थी, मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था मेरे साथियों। तो देखिए इसको आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। यहाँ देखिए, देखिए अब अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना कोई पथ प्रदर्शक था, भाग्य उसे स्वयं बहाकर ले जा रहा था। मतलब क्या कि भाग्य उसे स्वयं बहाकर ले जा रहा था। आपको समझ में आएगा भैया कि उसे मंजूषा कौन ले जा रहा था, भाग्य उसे बहाकर ले जा रहा था। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। देखिए आपको गद्यांश से बहुत अच्छे से पहले पढ़ना होगा, 1 से 2 बार पढ़िए, और जहाँ कहीं भी आपको पहले देखिए, पहले आप आंसर पढ़ लीजिए। देखिए पहले आप क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़िएगा, आप कहीं ना कहीं एक बार समझेंगे भैया ये चीज़ कहीं पूछी जा रही है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, फिर एक बार अच्छे से उसका आंसर देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो क्या आज्ञा दी थी राजा अधिरथ ने। तो अब आप इसको पढ़ेंगे ना तो राजा अधिरथ के बाद मतलब बारे में भी पता चल जाएगा कि भैया अधिरथ ने क्या मतलब कि आज्ञा दी थी, ठीक है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि भैया राजा ने क्या अधिरथ। देखिए यहाँ पे देखेगा आपको कि आगे चलकर वह, है ना, तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे है कि राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से एक सुंदर सी बेटी की को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी कि सामने ये है जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ लो, मतलब कि मंजूषा को पकड़ कर लाने की आज्ञा दी। तो आप देखेंगे कि राजा अधिरथ ने
किस मतलब सेवकों को आज्ञा दी तो मंजूषा को लाने की। ठीक है, चलिए अगला है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो भैया चंपा नगरी के राजा किसके साथ आए थे स्नान करने? तो आपको पता होगा, यहाँ पे खुद दिख जाएगा भैया कि राजा देखिए अपनी स्त्री राधा और सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। किसके? राधा और सेवकों के साथ। तो आप देखेंगे तो यहीं पर आपको ए ऑप्शन दिखेगा कि राधा और सेवकों के साथ। भैया देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसेतियों को भेजा जाता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है? देखिए जब एक ही पत्र किसी कई सारे कार्यालय या फिर कार्यालय ज्ञापन को एक साथ भेजा जाता है। मान लो दोस्तों कहा गया कि कोई बहुत सा बड़ा ऑफिस है दोस्तों, उसमें कहा गया कल छुट्टी है। ठीक है, तो यही जो एक पत्र लिखा जाएगा और इसी सबको भेज दिया जाएगा। जैसे आप देखते हो सीसी करते हैं ईमेल में कि भैया है ना, तो वो क्या होता है? परिपत्र होता है। जब एक ही सरकारी पत्र अनेक कार्यालय या फिर कार्यालय ज्ञापन को भेजा जाता है दोस्तों, अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। देखिए देखिए अनुस्मारक पत्र क्या बता दें आपको। देखिए अनुस्मारक पत्र क्या होता है? किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए। मान लो दोस्तों आपने किसी को पत्र लिखा था कि भैया आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, देखिए एक समझाने के लिए। तो देखिए आपने कहा था भैया आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, पूरा लिखा था भैया हमें ये प्रॉब्लम है। एक पत्र लिखा भैया हमारे बहन की शादी है या फिर बेटी शादी है, हमें इस चीज़ की जरूरत है, तो आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। अब देखिए मान लिया आपने किसी दोस्त से मांगा 10,000 रुपये और वो भूल चुका है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि भैया पत्र संख्या कोई ना कोई आपने डाला होगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसी प्रकार से ऑफिस में होगा। ठीक है, तो अब उस चीज़ को आप याद दिलाने के लिए फिर से लंबा चौड़ा लिखेंगे भैया हमारी बहन की शादी थी, आपसे हमने कहा था। आपको केवल ये लिखना होगा भैया जो पत्र संख्या 42 में लिखे थे उसका क्या हुआ, मतलब कि पीछे कही गई बात को रिपीट करने के लिए यानी याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र का प्रयोग किया था। अधिसूचना क्या होता है? नोटिफिकेशन दोस्तों, ये बड़े अधिकारियों द्वारा जैसे राज्यपाल और दोस्तों ठीक है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है अधिसूचना। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए अगला, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से दोस्तों पत्र लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जो व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? वो दोस्तों अर्धशासकीय होता है। देखिए अर्धशासकीय में आप व्यक्तिगत रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमने पत्र लेखन पढ़ा दिया, आप जाएंगे ना तो उसी संपूर्ण हिंदी वाले उसी में आपको मिल जाएगा पत्र लेखन। ठीक है, अगला है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखा जाना चाहिए दोस्तों? तो अभिनिवेदन में क्या लिखेगा? तो आपको बताऊंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपने भी लिखा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लिखा होता है। अगला है, संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए दोस्तों? किसी चीज़ का संक्षेप में लिखना लगभग दोस्तों कितने मतलब कि शब्दों में लिखा जाना चाहिए उस पार्ट के? तो आपको पता होना चाहिए 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। चलिए अगला है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हिंदी में ध्वनियों की प्रकार कितनी होती है साथियों? तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ध्वनि कितनी होती है दोस्तों? 2 ही तो होती हैं। क्या होती हैं? 2 ही तो होती है दोस्तों। ध्वनि पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर दोस्तों ध्वनि कितनी होती है? स्वर और व्यंजन 2 ही तो होती है दोस्तों। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, स्वर और व्यंजन दोस्तों। कितने? स्वर और व्यंजन। तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया आपका स्वर और व्यंजन हो जाएगा। 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हमने देखा था कि मात्रा के आधार पर दोस्तों एक मात्रिक होता है स्वर, एक मात्रिक स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जिनमें दोस्तों आ ई ऊ और री होते हैं ना। उसके अलावा दोस्तों द्विमात्रिक होते हैं जिनमें से इनसे ज़्यादा समय लगता है द्विमात्रिक होते हैं। जैसे कि अब आ ई ऊ री को छोड़कर दोस्तों 7 इसमें आ जाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, है ना, ये हो जाते हैं दोस्तों इसमें द्विमात्रिक में। एक दोस्तों त्रिमात्रिक होता है मगर दोस्तों उसका यूज संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता दोस्तों। तो याद कर लेंगे। देखिए इसका तो सही ऑप्शन दोस्तों 3 हो जाएगा क्योंकि 3 होते हैं, मगर दोस्तों इसमें 2 माना गया तो आप 2 ही लगा सकते हैं, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। ठीक है, क्योंकि त्रिमात्रिक हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिह्वा हम देखिए पूरा जीव होता है ना, तो उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है दोस्तों अग्र स्वर, ठीक है, जो अगले से बाहर है, एक मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। तो 3 प्रकार से हम जिह्वा को बांटते हैं और हमने बताया था दोस्तों इसको किस तरीके से। देखिए अग्र स्वर, देखिए मध्य स्वर में केवल आ आता है, ठीक है,
और दोस्तों जो तीसरे नंबर पे होता है पश्च स्वर, उसमें दोस्तों क्या आता है जो 3 से हम बना सकते हैं दोस्तों वो वाले, जैसे कि ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया ना, बाकी सभी अग्र स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। देखिए दया की जाती है, स्त्रीलिंग हो गया। माया होती है, भाषा बोले जाती है दोस्तों, आभार व्यक्त किया जाता है दोस्तों, आभार का हो जाएगा आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों, तो कौन सा पुल्लिंग है। आशा, आशा या फिर आशा, देखिए आशा होती है, क्षमा की जाती है, सेना होते दोस्तों, कष्ट किया जाता, तो कष्ट हमारा बिल्कुल सही पुल्लिंग हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए विवाद, सार, रूप या फिर आय, तो दोस्तों बिल्कुल सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। देखिए आय होती है, ठीक, आय होती है, विवाद होता है दोस्तों, रूप होता है, सार होता है, मगर आय क्या होती है। देखिए आपको बोल के बताना है, बोल के समझेंगे ना बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। सभा होती है, सभा होती है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, संधि कितने प्रकार के दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि संधि भैया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से दोस्तों, व्यंजन, विसर्ग और दोस्तों एक है स्वर संधि। स्वर संधि के आपको पता है 5 भेद होते हैं, ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 ही प्रकार की संधियां होती हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सतधन आनंद। सतधन आनंद दोस्तों, सॉरी सदानंद दोस्तों क्या होगा, सतधन आनंद क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों, हमारा सदानंद हो जाएगा। और आपको पता है ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, कौन सा, ए नंबर, ठीक है, सत प्लस आनंद। चलिए अगला है पुस्तकालय। देखिए पुस्तक प्लस आलय, देखिए क्या हो जाएगा पुस्तकालय का, तो पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक और प्लस आलय, क्या, आलय मेरे साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों छोटा आ और प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो रहा है, यानी कि दीर्घ कर रहा है साथियों, तो क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हमारा 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है अभिधन उदय। देखिए अभिधन उदय क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्युदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और आपको बता दें ये आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा संधि, अगर पूछा संधि कौन सा होगा तो यण संधि होगा, अभिधन उदय अभ्युदय, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा समझ में। चलिए अगला है यथा संभव। दोस्तों कहीं भी अगर आपको यथा लगा मिल जाए समास में कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका अव्ययभाव समास होगा, यथा, है ना। तो कोई उपसर्ग जाति का होता है वो आपका अव्ययभाव समास में आता है। देखिए कर्मधारय में क्या होता है, विशेष विशेषण या फिर विशेषण विशेष का संबंध होता है, उप में उपमान का संबंध होता है, वहां पे कर्मधारय होता है जहां पे है जो लगा होता है, ठीक है। दिग में पहला संख्यावाची शब्द होगा और तत्पुरुष में दोस्तों कारक चिन्ह का लोप होता है। तो चलिए हमारा 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है परमेश्वर। देखिए परम है जो ईश्वर दोस्तों क्या होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 का बी नंबर कर्मधारय समास, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। अगला है दोस्तों अध्यक्ष का उपसर्ग क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो दोस्तों अध्यक्ष क्या होगा, अधिधन अक्षर, तो क्या हो जाएगा अधि हो जाएगा, ठीक है, अधि, ठीक है, अभी नहीं होगा अधि होगा दोस्तों, ये आपका अधि कर लेना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अगर अधि होगा तो। चलिए अगला है संग्राम का उपसर्ग बताइए। तो आपको पता है दोस्तों संग्राम समधन ग्राम होता है। क्या होता है, समधन ग्राम, और इसमें सम उपसर्ग होता है दोस्तों। और आपको बताना है कि ये कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सम हमारा बी ऑप्शन होगा और माँ के नीचे क्या होगा, हलंत भी लगा हुआ होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है मेरे साथियों। देखिए सावधान और प्लस ई, देखिए धानी नहीं होगा, धानी बिल्कुल, क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। देखिए कैसे निकालेंगे प्रत्यय, देखिए प्रत्यय निकालने के बाद कोई सेंटेंस रह जाना चाहिए। देखिए सावधान, सावधान देखिए एक सेंटेंस है और इसमें बड़ी ई लगा दिया, बड़ी ई लगा दे, यानी यहाँ बड़ी ई के मान तो सावधानी हो जाए, सावधान प्लस ई सावधानी, ठीक है। चलिए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जिंदगी में मेरे साथियों कौन सा प्रत्यय होगा, तो जिंदगी में दोस्तों भी ई प्रत्यय होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई प्रत्यय हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला। देखिए तत्सम शब्द कौन सा होता है, संस्कृत वाला होता है। देखिए पिया ये भी दोस्तों क्या है, हिंदी वाला शब्द है। चार भी हिंदी वाला शब्द है, मोर भी हिंदी वाला शब्द है, मगर प्री क्या है दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है, यानी कि यही क्या है आपका ए ऑप्शन
तत्सम शब्द हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखिए यहाँ बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि हिंदी वाला है, ठीक है, संस्कृत नहीं हिंदी वाला। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा कि 28 का डी ऑप्शन क्या है, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। देखिए 4 क्या है, ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। देखिए विदेशज क्या होते हैं, जो विदेशी भाषा से होते हैं, ठीक है, वो अपने देश के नहीं होते हैं, जो कि किसी, देखिए जो संस्कृत और हिंदी को छोड़ करके, संस्कृत और हिंदी और देसी भाषाओं को छोड़ के जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विदेशज होते हैं। दोस्तों इसमें विदेशज शब्द कौन सा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा साथियों विदेशा शब्द कौन सा है। तो देखिए आपको पता है रिक्शा क्या है दोस्तों, ये जापानी शब्द है, रिक्शा आपका विदेशा शब्द हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा रिक्शा क्या है दोस्तों, ये देशज शब्द होता है, ठीक है। रिक्शा क्या है दोस्तों, जापानी शब्द होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, विदेशा शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा दोस्तों। देखिए गाय कौन सी संज्ञा, देखिए अब देखिए गाय में एक आपको दिक्कत होती है कि व्यक्तिवाचक है जातिवाचक। तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, देखिए जिस चीज़ का आप बहुवचन बना लो ना वो जातिवाचक हो जाती है। जब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप कंफ्यूजन हो, अगर उसका व्यक्तिवाचक उसका बहुवचन बन जाए तो वो जातिवाचक, जैसे गाय का गाय हो जाएगा तो बिल्कुल सही आपका जातिवाचक, जिसका बहुवचन बनेगा वो जातिवाचक में आ जाएगा। तो गाय का होगा गाय हो जाएगा दोस्तों, ये बहुवचन आपको बन जाएगा, इसलिए इसको हम जातिवाचक कह लेंगे। अगला निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। मोहन क्या है दोस्तों, सॉरी दिल्ली क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक। मोहन व्यक्तिवाचक है। लड़का दोस्तों जातिवाचक। बीमारी का यही भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना, तो संज्ञा आपका कौन होगा, बीमारी का होगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ठीक है। देखिए हमने बहुत अच्छे बताया था कि हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम दोस्तों, 11 सर्वनाम। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बहुत अच्छे से बताया था कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, हमने बताया था, है ना। और दोस्तों अगर पूछे सर्वनाम के भेद कितने, तो आपको बताया हमने भेद कितने होते हैं वो भी बताया, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है वो भी हमने बताया था दोस्तों। भेद कितने हैं, देखिए आपका दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन फिर से है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं साथियों, तो 6 भेद होते हैं, हमने बताया है। देखिए आपसे पूछे संख्या कितनी है, तो 11 बिल्कुल सही इसका हो जाएगा, और भेद पूछेगा 6। आपके दोनों एक ही पार्ट में पूछ लिए गए। अगला है पर्वतीय कौन सा विशेषण। देखिए आपको नहीं पता फिर भी आप समझेगा, देखिए संख्यावाचक है, संख्या इसमें कहीं नहीं है, बिल्कुल गलत है। परिमाण है, कोई नाप तोल जा रहा पर्वतीय, बिल्कुल गलत है। सार्वनामिक कुछ है नहीं, तो बिल्कुल सही। देखिए पर्वतीय मैदान, मैदान की विशेषता क्या है कि वो पर्वतीय होता है ना, तो पर्वतीय क्या होता है आपका गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण, देखिए आपको बता दें कि आगरा क्या है दोस्तों, संज्ञा है। आगरा क्या है, संज्ञा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। कुछ क्या है दोस्तों, कुछ आप समझेंगे दोस्तों सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है, और दोस्तों कुछ विशेषण भी हो सकता है, ठीक है, मगर दोस्तों कुछ विशेषण नहीं है, ठीक है, समझिएगा। और लिखना क्या दोस्तों, ये क्रिया है, तो दोस्तों विशेषण बचेगा कौन सा, तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही चमकीला क्या है, विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाएंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। देखिए विशेषण संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, ठीक है, दोनों विशेषता। देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होकर सर्वनाम कर देंगे, क्योंकि देखिए सर्वनाम नहीं होता, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, ठीक है, मगर संज्ञा की विशेषता कौन बतलाएगा, तो वो विशेषण होगा। अगर पूछता सर्वनाम की विशेषता कौन बताएगा, तब भी विशेषण होता। विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा, तब भी विशेषण होता, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है राम सो रहा है। देखिए सोना कोई क्रिया नहीं होती है, तो बिल्कुल सही बात कर जाएगी, ठीक है। सोना, रोना, है ना, हंसना, ये सब कोई क्रियाएं नहीं होती दोस्तों, तो इनमें बिल्कुल सही आपका आ जाए अकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है। चलिए अगला है वह 1 सप्ताह बाद आएगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो देखिए आने की विशेषता क्या है, देखिए क्रिया की विशेषता का होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। देखिए आया क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है साथियों, तो आया कब आया, तो बाद में, तो बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा क्रिया विशेषण, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आया क्या है, क्रिया, और क्रिया किस कब आया, तो बाद में, तो बाद क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अगला है कि दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक क्या है। देखिए सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो दोस्तों इसमें आपका संबंधवाचक कौन सा है मेरे साथियों, तो संबंधवाचक दोस्तों क्या होगा, देखिए बढ़ने की विशेषता क्या है, आगे, तो दोस्तों आगे क्या होगा, ये बिल्कुल संबंध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, दोस्तों इसमें समुच्चय का, देखिए समुच्चय 2 वाक्य को जोड़ता है दोस्तों। देखिए वह आया एक वाक्य है, मैं गया एक वाक्य है अलग, और इन दोनों जोड़ कौन रहा, तो और हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। अगला है हाय अब मैं क्या करूं दोस्तों, तो हाय देखिए जहां कहीं भी ये वाला चिन्ह लगेगा वो आपका विस्मयाद बोधक होता है, तो विस्मय कौन सा होगा, तो हाय एकदम से विस्मय चिन्ह होगा। देखिए हाय, अरे, हे, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विस्मय होते हैं। अगला है कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, तो
तो अनेक मतलब क्या होता है साथियों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अनेक मतलब होता है दोस्तों सेना। क्या होता है? सेना, है ना। अर्जुन को आपको पता होगा गंडी उधारी कहते हैं। अग्नि मतलब आग, अनल, है ना। घोड़ा, है ना। हाथी दोस्तों, आप सॉरी घोड़ा का आपको पता होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। इन सब के पर्यायवाची आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा अनेक हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही सेना। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा देखिए, कपड़ा आपको पता होगा, कपड़ा को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कपड़ा किसका पर्यायवाची होता है? बिल्कुल अच्छे पता होना चाहिए दोस्तों। वसन मीस कपड़ा होता है ना। और अंबर मीस कपड़ा होता है, वस्त्र मीस कपड़ा होता है मतलब दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा वसन, ठीक है। जंगल आपको पता क्या होता है? गगन मीस आकाश होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वसन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल होता है। क्या होता है? आकाश का दोस्तों पाताल होगा, धरती नहीं होगा। ये चीज आपको समझना है कि आकाश का पाताल होता है। क्या होता है? आकाश का पाताल होता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अगला है पृथ्वी का विलोम क्या होता है? देखिए पृथ्वी का विलोम क्या होगा? तो पृथ्वी का विलोम होता है आकाश, ठीक है। पृथ्वी का विलोम आकाश होगा और आकाश का विलोम पाताल होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो पृथ्वी का कहा जाएगा आकाश। देखिए अभय और उभय, देखिए अभय मतलब क्या होता है? अभय, देखिए भय मतलब होता है डर, और आ मतलब नहीं, जिसमें डर ना हो, यानी कि निडर हो जाएगा, यानी कि निर्भय हो जाएगा। और उभय देखिए आप देखते होंगे ना कि उभयचर प्राणी मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, यानी कि उभय का मतलब होता है दोनों, अभय का मतलब होता है निर्भय। तो सब बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हवा और अग्नि का आपने सुना होगा कि हवा और अग्नि क्या बोलते हैं? अनिल और अनल, ठीक है। तो ये अनिल और अनल है, क्या है? ये अनिल और अनल है, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है अनिल और अनल का मतलब होता है तो हवा और अग्नि। देखिए अली और अली, तो आपको बताओगा भौरा और सखी को हम अली और अली बोलते हैं ना। कंधा हिस्सा क्या होता है दोस्तों? अंश और अंश, है ना। अंश और अंश क्या होता है? कंधा और हिस्सा होता है, ठीक है। इसका अंश और अंश होगा, तो हमारा बिल्कुल सही बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला है उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश है दोस्तों जो जुड़ता है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है दोस्तों। बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। किसी शब्द के आगे जुड़ता है दोस्तों, बिल्कुल सही। उपसर्ग क्या होगा? किसी शब्द के आगे जुड़ेगा। जैसे जय है ना, तो जय में उपसर्ग क्या लगेगा? परा, तो परा दोस्तों आगे लगता है, तो आगे जो लगता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ठीक है। ये शब्दों के अंश होते हैं, ना कि पूरा शब्द होता है। चलिए अगला है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 कैसे लिखते हैं दोस्तों? 46 नहीं तो 46 होता है। जैसे 40 लिखते हैं ना, देखिए 40 कैसे लिखते? 40 लिखते ना, उसी प्रकार दोस्तों 46 लिखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही। 49 से क्या होगा आपका? ए ऑप्शन 46, ठीक है। चलिए अब इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए आप। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो उज्ज्वलन दोस्तों, बिल्कुल सही जाएगा उज्ज्वलन। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? दोनों के दोनों जा क्या होते हैं? आधे होते हैं, तो उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, ना अलग से लगा दीजिएगा। तो उज्ज्वलन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन देख लिया। अगर आपको पसंद आया तो भैया वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और आपके पेपर तक हम अगर आप कहते हैं तो ऐसे ही जितने भी पेपर हुए हैं यूपी SSC उनका हम रिवीजन एक साथ करवा देंगे। और आप क्या करिए, प्ले लिस्ट पे जाइए, हमने बता दिया पहले से ही, ठीक है। एक बार आप अच्छे से जाकर के रिवीजन मार सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ईमानदारी से आप बताइएगा अपना स्कोर। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।